नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शायद दुस्वप्नों में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि एक ही दिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों से उनको इतना बड़ा झटका लगेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज 3 बातें साफ कर दी। एक, कि केंद्र की जो अधिसूचना है वो अभी कायम रहेगी, यानी उस पर जो दिल्ली सरकार ने स्थगन आदेश मांगा था उसको खारिज कर दिया। दूसरे, उसने दिल्ली सरकार को ये नोटिस जारी करके 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। और तीसरे, उसने उच्च न्यायालय की, दिल्ली उच्च न्यायालय की जो 21 जून की टिप्पणी थी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की थी 21 जून की केंद्र की अधिसूचना पर कि वह संदिग्ध है, उसे गैर जरूरी और आधारहीन करार दे दिया। तो ये तीनों केजरीवाल सरकार के लिए आघात है, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए थे वो केंद्र की अधिसूचना के विरुद्ध थे। वो उपराज्यपाल द्वारा एक मुख्य सचिव की जगह कार्यकारी मुख्य सचिव के ही केवल विरुद्ध नहीं थे, बल्कि उनके अधिकारों की चुनौती थी कि एक निर्वाचित सरकार के अनुसार नियुक्तियां हो सकती है, उपराज्यपाल कैसे नियुक्ति कर सकते हैं। और उन्होंने यहां तक ऑर्डर जारी कर दिया था कि कोई भी अधिकारी उपराज्यपाल के निर्देश को, आदेश को सीधे न माने, साथ ही अपनी ओर से कुछ नियुक्तियां भी कर दी, जिसे उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया। शायद उनका हौसला दिल्ली उच्च न्यायालय के 25 जून के उस फैसले से पड़ा, जिसमें दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दिल्ली के एक सिपाही की गिरफ्तारी की जमानत रद्द की और कहा, उसी में कह दिया उसने कि यह अधिसूचना संदिग्ध है। उस अधिसूचना में केंद्र ने कहा था कि जो दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। दूसरे, उसने कहा था कि जो पब्लिक ऑर्डर का मामला है, कानून और व्यवस्था का, जो भूमि का मामला है, अधिकारियों के नियुक्ति और स्थानांतरण का मामला है, वो उपराज्यपाल का विशेषाधिकार है, वो भी करेंगे। तो इसके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार गई थी और उच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने एक परिधि बांध दिया। अब फैसले कैसे आएंगे इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, और जब एक परिधि बांध दिया तो कोई भी उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कैसे जा सकता था। तो इसीलिए आज उच्च न्यायालय की भाषा बदल गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का उसने एक तो साफ कर दिया कि नियुक्तियों के मामले में जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता, यानी जो अंतरिम आदेश है वो केंद्र की अधिसूचना को मान्य देता है, राज्यपाल अपने विवेक से फैसला करें, राज्य सरकार सलाह दे। लेकिन अब जो स्थिति हो गई उस सलाह को माने या ना माने ये उपराज्यपाल निर्भर है। तो देखा जाए इस प्रकार के अपने ही नासमझ रवैये से अपने को राजनीतिक वीर साबित करने की जो केजरीवाल की एक चरित्र है, जो स्वयं को किसी से टकरा सकते हैं, जनता को यह दिखाने का जो उनका एक हमेशा का स्वरूप रहा है, जो हमेशा किसी न किसी बिंदु पर टकराव और अपने सुर्खियों में बने रहो, ये जो उनकी मानसिक समस्या है उसके कारण, और मैं कहता हूं कि एक अनैतिक जो उनके अंदर हमेशा एक भाव भरा रहता है, क्योंकि अपनी सरकार की अनुपलब्धियों और विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कि 100 दिन बाद पूछा जाएगा कि वाईफाई फ्री क्यों नहीं दिए, 500 स्कूलों का वायदा था उसमें से एक भी स्कूल की ओर आप कदम क्यों नहीं बढ़ाए, 20 डिग्री कॉलेज का वायदा था उसमें से 1 डिग्री कॉलेज की ओर आपने कोई भी कदम उठाया हो तो बताएं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया और ऐसा ला दिया कि केवल बहस इसी मुद्दे पर होती रही और हार कर केंद्र को अधिसूचना जारी करनी पड़ी। लेकिन आज हालत यह हो गई कि उनके ऑथोरिटी का छीजन हो गया। अधिकार तो उतने ही है, संविधान कानून वही है, लेकिन अब अधिकारियों के मन में जो एक भय और कर्मचारियों के मन में रहा होगा कि हम दिल्ली की सरकार के विरुद्ध जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हमारा डिमोशन हो सकता है, हमारा प्रमोशन रुक सकता है, हम सस्पेंड हो सकते हैं, वो भय शायद उनका अंदर मिट जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक निर्वाचित सरकार से नौकरशाहों का, सरकारी कर्मचारियों का भय दूर हो जाएगा। इसलिए आगे भले ही केजरीवाल की नासमझी से स्थिति पैदा हुई है जो कि अगली सरकारों के लिए भी सिरदर्द पैदा होगा, लेकिन केंद्र को और उपराज्यपाल स्वयं को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल को यह समझना चाहिए था कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, आज भी संविधान के तहत वो केंद्र शासित प्रदेश है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण 1991 में संविधान में संशोधन करके 239 ए, 239 ए भी, 239
बी के तहत इसको विशेष दर्जा दिया गया, उसके तहत विधानसभा निर्मित हुई, उसके तहत विधानसभा के लिए निर्वाचन होता है, फिर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन होता है। लेकिन उपराज्यपाल आज भी संविधान के तहत अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही यहां का प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर वो प्रशासक है तो बिना अधिकार का हो नहीं सकता है, अगर वो प्रशासक है तो उसके कुछ निश्चित अधिकार होंगे ही, और उस अधिकार को यहां की सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल में कुछ द्वंद्व हुए, लेकिन किसी ने भी सीमा का अतिक्रमण करके यहां तक जाने की कोशिश नहीं की कि हम व्यवस्था नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, हम विधान नहीं मानेंगे, हम अपने अनुसार काम करेंगे, हम स्वयं नियुक्ति करेंगे, उपराज्यपाल की नियुक्ति को नहीं मानेंगे। और उसका परिणाम हुआ है कि केजरीवाल को अपने जीवन का ऐसा झटका मिला है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। आज वो कुछ भी कहें, लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इस तात्कालिक रूप से, हालांकि अब गेंद उच्चतम न्यायालय के पाले में है, तात्कालिक रूप से उनका संपूर्ण कदम, उनके संपूर्ण व्यवहार, उनके संपूर्ण वक्तव्य गलत, असंवैधानिक, अव्यवहारिक, मर्यादाओं की सीमाओं के अतिक्रमण करने वाले साबित हो गए हैं। लेकिन ये केजरीवाल है जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली ये हमारे देश की राजधानी है, इसको मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की तरह चलाना चाहिए। राजनीतिक दबाव में इसके राज्य निर्माण का निर्णय ही गलत था। इस निर्णय को बदलने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों को पहल करनी चाहिए, और उच्चतम न्यायालय चाहे तो शायद ऐसी टिप्पणी कर दे तो उसका एक आधार हो सकता है। धन्यवाद।